श्वास का हमारे शरीर से क्या संबंध है और ये योग में इसका कितना महत्व है, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जितना लंबा श्वास होगा उतना ही आपकी उम्र बढ़ी रहेगी। योग और श्वास, योग में श्वास का बड़ा महत्व है। जितने लंबे श्वास होंगे हमारी उम्र उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास में कुत्ते विचरण करते हैं। जब कुत्ता सोया हुआ हो तो आप देखिए उसकी श्वास की गति कितनी तेज़ होती है। इसीलिए कुत्ते की उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। और एक कछुआ होता है, उसकी उम्र हजार वर्ष तक की होती है। क्यों? क्योंकि उसकी श्वास की गति इतनी मंद होती है कि हम अनुभव ही नहीं कर सकते कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसलिए लंबा श्वास हमारा हो, छोटा श्वास नहीं हो। हम जितने लंबे श्वास, गहरे श्वास लेंगे उतनी ही हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारी ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। अब श्वास को लंबा कैसे करें? श्वास को लंबा करने के लिए वैसे तो कई प्राणायाम हैं और उन प्राणायामों से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? जिसे हम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे हाथ को हिलाना, आंखें खोलना बंद करना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना और मुंह से चबाना और पैरों से चलना फिरना। ये 5 कर्मेंद्रियां, इनकी शक्ति बढ़ती है, कार्यशैली बढ़ती है और कार्यशैली सुंदर भी होती है। 5 अनैच्छिक इच्छाएं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। श्वास है, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। पाचन तंत्र में पाचन भोजन का होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो इंटरनल चीज़ें हैं, वो अपने आप होती हैं। उत्सर्जन तंत्र में अपने आप मल जाता है और वो निष्कासित होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव खून के अंदर छोड़ती हैं। तो उन ग्रंथियों की मालिश हो जाती है, उन ग्रंथियों का कार्य बढ़ जाता है और वे अच्छे से अपना कार्य करने में सक्षम रहते हैं। तो हम सबसे पहले श्वास को लंबा करने के लिए हम कुछ प्राणायाम करते हैं और वो प्राणायाम ये है, सबसे पहले होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का मतलब वो होता है शरीर की जितनी भी नसें नाड़ियाँ हैं, उन नसों में, उन नाड़ियों में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं और उन विकारों की वजह से रक्त संचार में अवरोध खड़ा हो जा सकता है और वही अवरोध हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए शरीर की नसों नाड़ियों में जो भी अवरोध है उनको दूर करना, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको आसन के साथ में मुद्रा भी लगानी पड़ती है। मुद्रा लगाइए। आप सामान्य मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में। आपकी सुविधाजनक जो आसन होता है उसमें आप बैठिए। अब आप दाहिने हाथ को लीजिए, ये 2 अंगुलियां तर्जनी और मध्यमा, इन 2 अंगुलियों और एक अंगूठे को दाहिने नाक पर, तर्जनी को ललाट के मध्य भाग पर और मध्यमा को
बाईं नासिका पर रखते हैं और इस प्रकार से हम श्वास की गति को तेज गति से लेते हैं और तेज गति से छोड़ते हैं। अब शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, हमारे शरीर में भी दो प्रकार की नाड़ियाँ हैं, गरम और ठंडी। अगर मौसम गर्म है तो ठंडी नाड़ी से शुरू करें और अगर मौसम ठंडा है तो गर्म नाड़ी से शुरू करें, क्योंकि अभी जो मौसम है वो गर्मी का है। इसलिए हमको बाएं स्वर से शुरू करना है, क्योंकि हमारा बायां स्वर ठंडा स्वर है और दाहिना स्वर गर्म स्वर है। इसलिए दाहिने स्वर से शुरू करिए, श्वास लीजिए तेज गति से, छोड़िए, बंद करिए, छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बंद करिए, छोड़िए, फिर लीजिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। आप देखेंगे इसे आप लगभग आधा मिनट भी करते हैं तो आपके शरीर में इतनी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से, रक्त संचार बढ़ने की वजह से आपके दिमाग में भी कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। तो इस तरह से हमने अपने श्वास तंत्र को शुद्ध किया, उसमें आने वाले अवरोधों को समाप्त किया और लंबे समय तक जब आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब फिर इसी का एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्रिया वही है, इसकी गति जो है वो मंद गति है। मंद गति से कैसे करना है, इसमें भी मौसम का ध्यान रखना ही है। हमेशा गर्मी के मौसम में बाएं नाक से और सर्दी के मौसम में दाहिने नाक से हमें सांस लेना है। तो गर्मी का मौसम है इसलिए बाएं स्वर से शुरू करते हैं। फिर से भरिए, छोड़िए, फिर भरिए, छोड़िए, जिस नाक से प्रारंभ करते हैं अंत भी वहीं पर आकर के करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से श्वास लेना, छोड़ना, फिर लेना और फिर छोड़ना, इस प्रकार से एक प्राणायाम हुआ। आप 15 से 20 प्राणायाम से प्रारंभ करके और इसको 50 तक, 100 तक, 1000 तक, तो जैसी आपकी इच्छा है वहाँ तक कर सकते हैं। जितनी शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार ही करें, अन्यथा शरीर में अत्यधिक गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है।
इसलिए इनको किसी भी योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही करना उचित रहता है। तो इस तरह से ये श्वास का योग के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है और वो हमारे शरीर में हमारी उम्र को बढ़ाता है। आज हम आपको अब कुछ आसनों के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये आसन हमारे शरीर की अस्थियों, नाड़ियों, मांसपेशियों, शरीर के और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको एक गति प्रदान करते हैं और यह गति हमारी प्रगति में सहायक होती है। इसलिए आसनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठें। अब धीरे धीरे लेटने की कोशिश करें। जमीन पर लेटने का अभ्यास करें। रिलैक्स। इस आसन से, इसका नाम ही सुप्त वज्रासन है, सोकर के वज्रासन को करना। इस आसन में सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे घुटनों से लेकर के जंघा तक जो हमारी साथल है, थाई है, उस थाई की सभी नसें, नाड़ियाँ, उनमें खिंचाव आता है और यह खिंचाव हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा, हमारी जंघाओं में दर्द नहीं होगा, हमारी कुंडलियों में दर्द नहीं होगा और हमारे पंजों में दर्द नहीं होता है। नए नए लोग होते हैं, वो इस आसन को करते हैं तो आसन करने के पश्चात उनको हल्के से सरसों के तेल की या कोई भी तेल जो आप उपयोग लेते हैं उनकी हल्की सी मालिश करनी चाहिए, ताकि वो तेल जब अंदर जाएगा तो वो नाड़ियाँ और सुडौल हो जाएगी। अगला है उतान पादासन। मैं बच्चों आपके लिए ये आसन बता रहा हूँ। कठिन आसन मैंने नहीं चयन किए हैं और कठिन आसन अगर मैं चयन करता तो शायद आप में से एक भी इसको नहीं कर सकता। इसलिए इतने छोटे छोटे और सरल आसन मैंने आपके लिए चयन किए हैं। तो अगला आसन है उतान पादासन। ये छोटे जरूर हैं लेकिन इनका महत्व, इनके लाभ बड़ों के बराबर होते हैं, इसलिए इन छोटों से आप बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उतान पादासन। सीधे लेट जाएं। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके पहले हम 30 डिग्री पर लाएंगे और फिर 60 डिग्री पर लाएंगे और कुछ देर रुकेंगे और फिर धीरे 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 उनको नीचे लाएंगे। तो मैं सबसे पहले दाहिने पैर से शुरू करता हूँ और इसको 30 डिग्री पर स्थिर करता हूँ। अब ऊपर ले जाइए 60 डिग्री पर। धीरे धीरे नीचे लाइए। दूसरे पैर से 30 डिग्री पर ले जाइए बाएं पैर को। धीरे धीरे नीचे लाइए।
लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को बाजू में, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जितना गहरा सांस लेंगे लंबा, उतनी ही एनर्जी आप में ज़्यादा आएगी। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाइए, अपनी बाईं करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाए। अगला आसन है उत्तान पादासन के लाभ ये है कि आपकी कमर में, आप बचपन से ही करेंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा। पिंडलियों का, पंजे का, जंघा का ये दर्द नहीं होंगे और दोनों पैरों में रक्त संचार भी बढ़ जाएगा, जिससे पैरों की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वो स्वस्थ रहेंगे। अगला आसन है सर्वांग आसन। नाम से ही प्रतीत होता है, सर्वांग का मतलब सभी, सर्वांग प्लस आसन, सर्व प्लस आसन, सर्व प्लस अंग। अंग के सभी अंगों के, शरीर के सभी अंगों के व्यायाम एक साथ, इसके लिए इसका नाम रखा गया है सर्वांगासन। शरीर के सभी अंगों का एक साथ व्यायाम होता है और शरीर के अंगों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वांगासन को करने के लिए हम सीधे लेट जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने की ये बात है, हमको किसी तरह का झटका नहीं देना है। झटका देने से शरीर के किसी भी अंग में व्यवधान पैदा हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको धीरे धीरे करें। इसको पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक ऊपर ले जाना है और हमारा शरीर पूरा गर्दन के भाग पर और सीने के भाग पर, कमर का जो पीछे का भाग है सीने के पीछे का, उसके ऊपर ही टिका रहना चाहिए और उस आसन में कुछ देर तक रुकना भी चाहिए। देखिए 30 डिग्री पर लाइए, 60 डिग्री पर ले जाइए, 90 डिग्री से ऊपर ले जाइए। कमर पर हाथ रखिए। जितना कमर के नीचे की तरफ हाथ ले जाएंगे आप, उतना ही बढ़िया अच्छा आसन है। धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए नीचे लाए, कमर को धीरे धीरे कमर को नीचे लाए। आप पैरों को नीचे लाए धीरे धीरे। जब तक कमर न टिके तब तक हाथ का सहारा रहना चाहिए। ये है सर्वांगासन। रिलैक्स। बैठने की मुद्रा में आए, पैरों को हिलाएं, बाई करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आए। ध्यान का प्रयोग, ये हमारा चौथा चरण है इस कार्यक्रम का, ध्यान का प्रयोग। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
इसको ध्यान क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे तो हमारा चित्त उस भ्रमर की गुंजन के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मन को कहीं केंद्रित करते हैं, उसी का मतलब ध्यान होता है। तो भ्रामरी के लिए ये दोनों अंगूठे कान में डाल दीजिए, दोनों तर्जनियाँ आँखों की पलकों को बंद कीजिए, मध्यमा को नाक पर और ये ऊपर के होंठ पर और ये नीचे के। अब श्वास भरिए और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को धीरे 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 छोड़िए, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, सांस को नॉर्मल करें। इस प्राणायाम से, इस ध्यान से हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो पूर्णतया सक्रिय होते हैं, हमारी आवाज़ मधुर होती है और गले में जो थायराइड ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों का स्राव भी व्यवस्थित होता है, जिसके कारण अगर आप बचपन में ही इसको करते हैं तो थायराइड का रोग आपको कभी होगा ही नहीं। ये इसके लाभ है। और 5वां चरण में आपको रोज एक भूत कथा सुनाता हूँ। उसी क्रम में आज स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जापान के किसी रेलवे स्टेशन से टोक्यो जाना था। ट्रेन में बैठे, गर्मी का मौसम था, जापान में भी गर्मी खूब पड़ती है। गर्मी का मौसम था। स्वामी जी एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो चेहरा बाहर निकाला बारी में से और उन्होंने आसपास में कहीं फल की कोई दुकान हो, फल का कोई ठेला हो तो वहाँ से कुछ फल खरीद लें, लेकिन उनको वहाँ पर कोई ठेला दुकान दिखाई नहीं दी और जो दुकानें थी वहाँ पर फ्रूट नहीं थे, फल नहीं थे। ये अपनी सीट पर आकर के और अनमने मन से अपने ही मन को कहने लगे, देखो कैसा देश है, फ्रूट भी नहीं। अगले स्टेशन पर फिर से गाड़ी रुकी, उनके पास एक सज्जन बैठे हुए थे, वे उतरे और तुरंत दौड़ करके और फलों का टोकरा लेकर के आ गए और स्वामी जी को देखते हुए कहा, स्वामी जी ये फल लीजिए, आप ये फल खाने थे ना, ये फल लीजिए। स्वामी जी ने कहा कितने पैसे लगे? वो सज्जन बोले नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा नहीं पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, आप बोलिए कितने पैसे लगे आपको? तो सज्जन ने कहा इन फलों के कोई पैसे नहीं हैं, इन फलों के बदले में आप अपने देश में जाकर के यह मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते हैं, यही इनका मूल्य है। कैसी देशभक्ति है, अपने एक देश के बारे में ऐसा सुनना, उसकी बदनामी को सुनना वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। और इसी उदाहरण से स्वामी विवेकानंद ने देखा कि जिस देश में
ऐसे देशभक्त रहते हों, उस देश को कोई गुलाम कर ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आप लोग भी इस भारतवर्ष की धरती पर रहते हो, यह भारतवर्ष हमारा है और तुम में बड़े होकर के और इसकी आन बान और शान की रक्षा करनी है। और ये तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ तभी होगा जब आप नियमित रूप से योग करेंगे और शब्द साहित्य का वाचन करेंगे। धन्यवाद।